हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। आज हम बढ़ेंगे और आज हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, स्टेटस मतलब भाई जो पर्सन है उस पर्सन का रेजिडेंशियल क्या है। अब रेजिडेंशियल मतलब दो चीजें हैं, या तो आप इंडियन हो या आप इंडियन नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। अब देखना, समझते हैं हम। अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, तो इसका मतलब बहुत सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, एकदम सिंपल वर्ड में, कि आप भाई इंडिया में टैक्स दोगे या नहीं। सॉरी, आप इंडिया में टैक्स पेड करोगे या नहीं करोगे। इसके लिए हम आपका स्टेटस पता करेंगे, इसके लिए हम चेक करेंगे कि आप इंडियन हो या नहीं, इंडियन हो या फिर नहीं। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। एक होता है सिटीजनशिप। आपको पता है कि आप इंडियन हो तभी माने जाओगे जब आप इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो या आपके पूरे फैमिली इंडिया में रहते हैं। सिटीजनशिप अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि भाई बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, तो वो इंडियन नहीं है तो उसको निकाल के बाहर करो। तो वो लड़ाई पता है किस चीज की चल रही है? सिटीजनशिप की। और हमारी जो स्टडी है वो सिटीजनशिप की तो है ही नहीं। सरकार कहती है कि हम चेक करेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है कि वो पर्सन गवर्नमेंट के नजरों में, इनकम टैक्स के नजरों में नहीं, गवर्नमेंट के नजरों में इंडियन है या फिर फॉरेनर है। इंडिया के बाहर का जो होगा वो क्या होगा? फॉरेनर। और लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं सरकार तुम्हारी मर्जी अलग और हम अपने हिसाब से, हम तो अपना मुनाफा देखेंगे। तो मुनाफा देखने का मतलब है लीगल कॉन्सेप्ट एंड रेजिडेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल कह सकते हो। सरकार कहती है हम रेजिडेंशियल स्टेटस जब देखेंगे ना, तो हम आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे और फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। टैक्स देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सिटीजनशिप इंडियन हो। टैक्स देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सिटीजनशिप क्या हो? इंडियन हो। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि भैया पहले इंडिया में टैक्स देगा कौन? ठीक है, कौन देगा? हमारा इंडिया में टैक्स देगा कौन? जैसे आप देखो यहां पे एक सिंपल सा, अब आपके सामने मैंने कुछ एक सिंपल सा मैप रखा है, एक सिंपल सा मैप रखा है, और ये वोडाफोन के सीईओ हैं। अब वोडाफोन आपको पता है, वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है।
जो कि जिससे नेटवर्क सिम, मोबाइल फोन का सिम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इस कंपनी की बात करूं तो ये इंडिया की कंपनी है या नहीं है? ये इंडिया की कंपनी है या बाहर की कंपनी है, बताओ? बाहर की कंपनी। अब जिसको पता होगा थोड़ा बहुत, उसे अच्छे से पता होगा भाई ये इंडिया की कंपनी नहीं है। इंडिया की कंपनी तो एयरटेल है, जियो है और बीएसएनएल है। बाकी वोडाफोन जो है वो इंडिया के बाहर की कंपनी है, मे बी शायद इंग्लैंड की कंपनी है, ये यहाँ की कंपनी नहीं है। ये कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड की कंपनी है। लेकिन ये इंग्लैंड की कंपनी होते हुए, और ये पर्सन भी कहाँ का है? इंग्लैंड का है, इसको इंडिया में टैक्स देना है। इसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आप जब कभी भी वोडाफोन का रिचार्ज कराओगे तो आप क्या पाओगे कि उसके अंदर टैक्स, आपका सर्विस टैक्स या जीएसटी जो भी लग के आ रहा है वो दिखेगा आपको। आप जब बिल देखोगे तो उसके अंदर लग के आएगा आपका। इनफैक्ट आप यकीन करो, इसके ऊपर केस भी हो गया था। इसने टैक्स नहीं भरा था, पता है कितने? 1,000 करोड़ रुपए इसने टैक्स नहीं भरा था सरकार को। 1,000 केस चला इसके ऊपर। कुछ इसने फ्रॉड तरीके से पैसे कमाए थे, मतलब अपनी कंपनी को, क्योंकि वोडाफोन से पहले ना हमारा एक कंपनी हुआ करता था, हच, HUCH, हच कंपनी का नाम से। आप इसके बैकग्राउंड में अगर कभी सर्च करना, आप तो इंटरनेट है, सर्च कर सकते हो। तो वोडाफोन कंपनी ने क्या करा था, हच कंपनी को खरीद लिया था। तो जब कभी भी कोई कंपनी बिकती है और महंगे में बिकेगी तो वहां कैपिटल गेन आता है। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया तुमने खरीदा है, तुम्हें फायदा हुआ है, तो कैपिटल गेन देना होगा। इसने बोला नहीं देंगे क्योंकि हमने डील इंडिया से बाहर किया है। वहां पे बहुत सारी बातें बनी और फिर फाइनली डिसीजन हुआ भाई तुम्हें देना पड़ेगा। काफी दिनों तक कोर्ट में केस चला। उसके बाद अभी भी स्टिल ये है दिक्कत में कि भैया देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये तो बंदा भाई अंग्रेज है, अंग्रेज है, फॉरेनर है, फिर भी इसको इंडिया में टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में रह रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन इसका सिटीजनशिप इंडियन, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी साइड देखते हैं। अब ये इनको तो जानते हो कि आप नहीं जानते? विजय माल्या। अगर आपको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर बैक वाइपर, मैकडोनल्ड, जो ये वाइन शॉप या सोडा कह लो आप, जो ये इंडिया के अंदर जो वाइन इंडस्ट्री है उसका किंग माना जाता है इसे। तो और दूसरा, किंगफिशर, इसका नाम सुना होगा आपने, किंगफिशर एयरलाइंस। और किंगफिशर पानी की भी बोतल आती है, इनफैक्ट अभी भी मैं कई बार देखता हूं कि पानी की बोतल वगैरह मिल जाते हैं। उसके ऑनर और फाउंडर हैं ये। हुआ यूं, और ये एमपी भी रह चुके हैं इंडिया के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हुआ यूं कि इन्होंने कंपनी किंगफिशर जो था, इस कंपनी के लिए खूब सारा लोन लिया, खूब सारा लोन लिया। और लोन लेने के बाद किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो लॉस में चली गई, ये डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट होने के बाद सरकार ने बोला भैया तुम्हें पैसे देने हैं। टोटल मैं बताऊं इसके ऊपर जो कर्जा की बात करें तो टोटल 1,300 करोड़ रुपए है। 1,300 करोड़ रुपए का लोन, टैक्स वगैरह ड्यूज वगैरह मिला के 1300-1400। अभी पॉडकास्ट भी आया था तो काफी पॉपुलर हुआ, 4-5 घंटे आया, आई एम नॉट अ चोर, ये था उसका थीम। ये बोलना चाह रहा था। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत प्रेशराइज किया कि भाई पैसे दो। गवर्नमेंट में जब देखा कि भाई गवर्नमेंट हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जेल में डाल देगी। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनके साथ कई बार सलूक बहुत अच्छा नहीं किया जाता। आप बहुत सारे, मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे कि मैं बात करूं सहारा, जेल के अंदर ही उसकी माना जाता है कि डेथ हो गई। इतने बड़े बिजनेसमैन है, सहारा एक पूरा, सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी पहले तो, मान के चलो जो रिलायंस रिलायंस कुछ भी नहीं था सहारा के आगे। उसको जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद उसकी डेथ हो गई, चाहे जैसे भी डेथ हुई हो। सेम इसको भी डर लग गया भाई कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, गवर्नमेंट इधर उधर से फंसा के मेरे को जेल में डाल देगी और फिर पॉलिटिकल इशू बनाएगी और वो तो अपना खेलते रहेंगे और मैं तो चला जाऊंगा। ये इंडिया से भाग के चले गया। कहां? यानी आपका चला गया ये, मान लेते हैं यूके, इंग्लैंड चला गया। कहां चला गया? इंग्लैंड। अब ये है इंडियन, पैदा इंडिया में ही हुआ था ये।
इसके पास सिटीजनशिप इंडियन ही है, ये वहां चले गया। लेकिन यूके का थोड़ा सा आप देखोगे ना, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक टेंटेटिव अमाउंट है जो मैं अभी बता नहीं सकता, कि कुछ अमाउंट अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ का सिटीजनशिप ले लो। तो ये भाग के जो भी पैसे थे वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पे क्या बन गया, सिटीजन। अब इंडियन गवर्नमेंट इससे टैक्स नहीं ले सकती क्योंकि इसका सिटीजन इंडियन है और ये इंडिया में नहीं रह रहा, ये रह कहां रहा है हमारा, तो इससे टैक्स नहीं लेंगे। तो एक चीज तो क्लियर करना कि जरूरी नहीं है कि आप बॉर्न कहां हो रहे हो, आपकी नागरिकता क्या है, उससे टैक्स का लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट देखो इससे टैक्स ले रही है, अंग्रेज है, और गवर्नमेंट इससे टैक्स नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में नहीं रह रहा, फॉरेन में रह रहा है। ये कहां रह रहा है हमारा, फॉरेन में रह रहा है। ऐसे ही एक साइड में आप इमेज देखोगे, ये भी इंडियन है, ललित मोदी नाम है इनका। क्या नाम है? ललित मोदी। तो आईपीएल का जो फाउंडर है, जितने भी मैचेस देखते हो, तो पहली बार जो कॉन्सेप्ट लेके आया कोई, वो था ललित मोदी। और विजय मालिया है किंगफिशर के ऑनर, जिसने कि आरसीबी इस बार जो जीता था, आपने देखा वहां पे डेथ वगैरह भी हो गई थी भीड़ के अंदर। तो आरसीबी मैच का जो ऑनर है, जो टीम का ऑनर है, वो है विजय मालिया। तो आरसीबी हार गया नहीं था, वो फाउंडर ये है उस टीम का। अब ये दोनों पर्सन ऐसे हैं जिनको इंडिया से एक तरीके से ये माना गया कि भाई इंडिया के बड़े सारे पैसे इसने टैक्स के, लोन के लेके भाग गया, ये इंडिया बोलती है। लेकिन अभी रिसेंटली इंटरव्यू में सुन रहा था तो इन्होंने बोला मैं भागा नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इंटीमेट करके आया था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये लेके चला गया है ये इंडियन। अब कहां पे सेटल है ये? यूके के अंदर। अब कहां सेटल है ये? यूनाइटेड किंगडम में, यूके के अंदर सेटअप है। अब जब ये यूके में रह रहे हैं, तो अब ये यूके में पैसे कमा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इससे ये नहीं बोल सकती भाई तू मुझे टैक्स दे, तू क्योंकि इंडिया में पैदा हुआ था। लेकिन ये बाहर का बंदा है, गवर्नमेंट इंडिया में मांग सकती है इससे टैक्स। समझ में आया? और यहां तक कि हमारा जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। हमारे मोदी जी के पास कितनी बार भी इंग्लैंड कितनी बार चले गए, इतनी पावर नहीं है कि इनको वहां से ला सके ये। क्योंकि जैसे ही इंडिया का बॉर्डर पार करते हैं, इनका पावर सारा खत्म हो जाता है उस कंट्री का। उस कंट्री को बड़ा प्रेशराइज किया कि भाई तुम इसको हमारे पास भेजो, ये करो वो करो। तो इन्होंने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, ताकि अब ये यहाँ पे जब आएंगे इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ये बोल रहे कि हम अपनी इकोनॉमिक को क्यों डेंट करें, हम क्यों अपने इकोनॉमिक अच्छा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, यहाँ कैपिटल लाया है, पूंजी लाया है, तो हम नहीं भेजेंगे इसको। तुम तो 5 साल हो 10 साल हो चले जाओगे, ये तो फॉर एवर के लिए रहेगा, तो ये तो हमारी कंट्री के लिए ठीक है, तो इसको नहीं बेच रहे। थर्ड एग्जाम्पल देखो, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट मतलब वो कंट्री जो कि एक फ्रॉड कंट्री माना जाता है। ठीक है, ये कंट्री ऐसी कंट्री है जिसको बोलते हैं हम कि आपका बगल में छुरी और मुंह में राम। ऐसा है ये बंदा कंट्री कि ये कभी हमेशा आपके साथ बोलेगा मैं बहुत आपका फ्रेंड हूं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो है, जिसे नाग बोलते हैं ना, वो है ये। अभी भी आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था, तो लड़ाई हुआ था, तो ये है। कभी ना विश्वास करने वाला कंट्री है तो एक ये है। अब यहां पे ये आप इनको जानते हो, गूगल कंपनी के सीईओ, दैट इज नेम सुंदर पिचाई। क्या नाम है इनका? अब ये केरल यानी साउथ के बॉर्न हुए हैं और इंडियन है ये, लेकिन अब रह कहां रहे हैं? यूएस के अंदर, क्योंकि वहां पे गूगल के सबसे टॉप, अगर एंड्रॉयड आज चला पा रहे हो तो देन इन्हीं की है, इन्होंने एंड्रॉयड को डेवलप किया था। आपसे पहले अगर जाओगे तो एंड्रॉयड का मतलब नहीं था, सिर्फ कीपैड वाला फोन था, बस। इससे ज्यादा क्या, फोन करो और रिसीव करो। एंड्रॉयड लाने वाले यही हैं। अब ये कहां पे रह रहे हैं? यूएस में रह रहे हैं। तो अब इंडियन है, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट इसको पकड़ के, ये इंडिया आता भी है तो इसको आते ही बोले भाई तू टैक्स दे अपनी कमाई पे? नहीं, टैक्स देने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंस है टैक्स कैलकुलेशन का, और सिटीजनशिप बिल्कुल अलग है। एक क्वेश्चन भी बनता है कि एवरी सिटीजन जो है, जो एक क्वेश्चन बनता है कि एवरी रेजिडेंट इज अ सिटीजन
बट एवरी सिटीजन इज नॉट रेजिडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है हमारा। मेरा मेन पर्पस क्या है बताने का कि भैया ये जो भारत है ना, इस भारत के अंदर कौन टैक्स देगा कौन टैक्स नहीं देगा, नॉट्स डिपेंड सिटीजनशिप, इट डिपेंड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा? रेजिडेंशियल स्टेटस। के भैया तुम्हें टैक्स देना नहीं है, तुम अंग्रेज हो या तुम भारतीय हो, तो ये डिपेंड ऐसे नहीं कर सकते। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको रेजिडेंशियल, यानी इंडिया के अंदर मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। इंडिया, ये नेपाल का एरिया आ गया, तो ये जो मैप देख रहे हो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट कोई व्यक्ति अगर यहां से थोड़ी दूर श्रीलंका में भी रह रहा हो ना, ये श्रीलंका है, इतना सा श्रीलंका, अगर यहां भी रह रहा है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट यहां से नहीं ले सकता टैक्स। अगर इंडियन भी यहां जाके रह ले तब भी नहीं ले सकता। काफी सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि इंडियन हैं और अब श्रीलंका की तरफ से खेलते हैं, तो जो भी उनकी इनकम होती है और उस इनकम पे टैक्स अब वो श्रीलंका गवर्नमेंट लेती है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। तो अब हमें क्या समझना होगा? इंडियन गवर्नमेंट में सबसे पहले वर्ड समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया। कि भाई इंडिया क्या है, इंडिया क्या मानोगे? अब इंडिया क्या माना जाए? अगर आप इंडिया के नक्शे की बात करो तो ये है, यहां पे क्या है, ये कौन सा एरिया है? ये समुद्र है। ये कौन सा एरिया है? समुद्र है। अब यहां पे थोड़ी दूर जाके ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया ये? अब भाई इतनी दूर यहां से यहां आपको पता है कि जाने के लिए शिप से जाओगे या बाय एयर जाओगे, और थोड़ी दूर अगर आप इधर से इधर चले जाओ तो ये श्रीलंका है। तो इंडिया का मीनिंग क्या है? इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम इंडिया का मीनिंग बताते हैं। जो भी आप ये एरिया देख रहे हो, ये जो भी एरिया आप देख रहे हो इनसाइड, जितने भी आप ये चीजें देख रहे हो ना, ये तो सारा का सारा जो मैप है हमारा, वो सारा का सारा हमारा हिंदुस्तान ही है। इसके अंदर तो हमें टेंशन नहीं है। इसके अंदर आप राजस्थान जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, दिल्ली जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्र प्रदेश, कहीं भी जाओ भाई, हम मानेंगे तुम इंडिया में ही हो। बैंगलोर चले जाओ, अब इंडिया में ही हो। लेकिन जैसे ही हमारा इंडिया का ये बॉर्डर है, इसे क्या बोलते हैं? बॉर्डर, टेरिटरी बॉर्डर बोला जाता है कई बार, है ना। इस इंडिया का टेरिटरी बॉर्डर जैसे खत्म होगा, इसके बाद आप इंडियन नहीं हो, आप बाहर के हो जाते हो। लेकिन कुछ हद तक हर कंट्री अपने कब्जे में रखता है ये एरिया। आप कई बार देखते होंगे जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो अब यहाँ पे तो नहीं पकड़ेंगे मछली, समुद्र में ही जाएंगे। तो अगर पता चला दूसरी कंट्री है तो उसकी इनकम तो बाहर की हो जाएगी। तो बोला गया 12। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, अगर मैं बोलूं कितने किलोमीटर दूरी तक समुद्र है तो नहीं नाप पाओगे। इंची टेप लेके जाऊंगा, वेव होता है ना, तो उसको नापना पॉसिबल नहीं है। तो जो समुद्र के एरिया को नापने की बात करें, उसको नापा जाता है नॉटिकल माइल में। किसमें नापा जाता है? नॉटिकल माइल। और नॉटिकल, एक नॉटिकल माइल होता है इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर के बराबर, यानी अप्रोक्स 1.25 किलोमीटर, मान लो 1.25 किलोमीटर। अब इंडिया के जो भी हमारा एरिया है, इंडिया का जो भी हमारा ये एरिया है, उसके बाद जितने भी हमारे वाटर लेवल है, अब तो यहां तक मान लो इंडिया का ही है, अब मान लेते हैं ये वाला एरिया, मान लो इसके आगे भी जाएगा, और इसके इधर वाला भी एरिया, ये तो इंडिया का नहीं है, इसके इधर वाला एरिया इंडिया का नहीं है, इसके इधर वाला एरिया इंडिया का नहीं है, बहुत दूर तक इंडिया का नहीं है। तो कहा गया 12 नॉटिकल माइल तक एरिया इंडिया का माना जाएगा। 12 नॉटिकल माइल तक एरिया कहां का माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। तो अगर आप कोई भी अर्निंग करते हो, कोई भी पैसा कमा रहे हो, और आप कमा रहे हो भारत के अंदर, तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि आप टैक्स देने के लायक, यानी आप रेजिडेंट हो या नहीं। आप क्या नहीं हो? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट किसका चेक करेंगे हम? इंडिया का रेजिडेंट। अब यहां पे कोई भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है। तो रेजिडेंट चेक करने के लिए सरकार ने रूल्स बनाए हैं, और रूल्स बनाए हैं कि भाई इसका बहुत सारी दिक्कतें आई, तो इन्होंने बोला कि कौन कितने दिन रहता है यहां पे, उसके हिसाब से चेक करेंगे। कौन कितने दिन रहता है उसके हिसाब से रूल बनाएंगे। अब बहुत सारे फॉरेनर घूमने आते हैं, अब घूमने आए, अगर मैंने कोई डेट स्पेसिफाइड कर दिया 31 मार्च, कोई पता चला कि भाई ट्रंप आ गया 31 मार्च को, पकड़ लिया, अब तो तू टैक्स दे 31 मार्च को भारत में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या है, हमें एक पर्टिकुलर रूल्स बनाने होंगे डेज के टर्म्स में।
तो यहां पे ना दो तरीके से रूल बनाया गया और यहां पे हमें चेक करने के लिए उनको कैटेगराइज कर दिया गया। या तो हो सकते हो आप एकदम पक्के हिंदुस्तानी। अब मैं बात करूं पक्के हिंदुस्तानी का मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, ऐसा नहीं कि आप इंडिया के सिटीजन हो। मतलब पक्के इंडियन तब माने जाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे जब कुछ रूल को आप कंप्लीट कर देते हो। या फिर माने जाओगे नॉन रेजिडेंट, मतलब आप भारतीय नहीं हो। तो किन किन कंडीशनों में आप नॉन रेजिडेंट माना जाएगा और किन किन कंडीशन में रेजिडेंट माना जाएगा वो हम देखेंगे। तो हमारा सेक्शन 6 क्या बताता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल का करेंगे। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल स्टेटस, तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकालोगे? भाई रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने वाले हैं, हमें सिलेबस का जो पार्ट है वो 3 ही पार्ट है। हालांकि पर्सन का निकलता है रेजिडेंशियल स्टेटस, किसका निकलेगा? अब पर्सन कितने हैं आपको पता है, 7% मैंने बताया, तो 7% का निकलेगा। लेकिन सिलेबस में जो आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली आता है हमारा इंडिविजुअल का। या फिर क्वेश्चन कई बार आ जाता है HUF का, या फिर आपका आ जाएगा कंपनी का। इन 3 का ही हम सीखने वाले हैं। बाकी AOP BOI इन सभी का, पार्टनरशिप का, इनका नहीं पूछा जाता। हम 3 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से 90% हमारा टाइम स्पेंड होने वाला है इंडिविजुअल वाले पे। तो किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? हम क्या सीख रहे हैं सर? हम सीख रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस और किसका सर रेजिडेंशियल स्टेटस? इंडिविजुअल का। अब इंडिविजुअल कौन है? कोई भी हो सकता है, ही शी इट, कोई भी हो सकता है। और इंडिविजुअल स्टेटस के लिए इनकम टैक्स कानून बनाता है हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। बोला भैया इसके अंदर हम आपकी कुछ बातें लिख देते हैं, इसको पढ़ लो, अगर ये समझ में आता है तो आप फिर डिटरमाइन कर पाओगे। तो जब इसको पढ़ोगे आप और जब हम पढ़ेंगे इसको, तो यहां पे 2 बातें लिखी हैं कि आपको ना 2 कंडीशन से होके गुजरना पड़ेगा। आपको 2 कंडीशन से होके चलना पड़ेगा। सर 2 कंडीशन मतलब बोला गया हम आपको टेस्टिंग करेंगे कि आप भारत में कितने दिन हो। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं आपके ऊपर बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहले क्वेश्चन पेपर में मैं फिर से बता दूं, मैंने ये नहीं बताया, क्वेश्चन पेपर में 12 नंबर का आपका क्वेश्चन 110% आएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, बात खत्म। आपका पहला क्वेश्चन का बी पार्ट होगा और में ए पार्ट होगा, ठीक है ना? तो बेसिक कंडीशन, इसके बाद बोला गया भैया जब बेसिक कंडीशन से चेक कर लेंगे ना, तो और हम पक्का करना चाहेंगे तो हम एक और चेक करेंगे, दैट इज एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन यानी सर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किसी का पता करना है तो कैसे पता चलो करोगे? तो बोला गया भैया हम चेक करेंगे बेसिक कंडीशन और फिर चेक करेंगे क्या, एडिशनल कंडीशन। और भी एक तरीका है डीम्ड वाला, डीम्ड वाले की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी पहले हम सिंपल वाले की बात करेंगे। तो बोला गया भैया बेसिक कंडीशन मतलब, तो बोला सिंपल, देखो यार इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगर कोई इंडिया, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन स्टे इन इंडिया, कोई भी पर्सन इंडिया में स्टे कर लेता है एटलीस्ट 182 डेज, तो बोलेंगे आपने कंडीशन पूरी कर दी। कोई भी व्यक्ति इंडिया में अगर 182 दिन रह लेता है, 182 डेज, तो हम ये मान लेंगे कि भैया आपने कंडीशन कर दी कंप्लीट बेसिक वाली।
फिर हम एक बार और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपके ऊपर कौन सी कंडीशन लगाएंगे, अब एडिशनल कंडीशन। कौन सी कंडीशन लगाएंगे? लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप 181 डेज रहे हो, ठीक है ना, तो आप हो सकता है 180 डेज रहे हो, आप रह सकते हो सकता है आप 100 डेज के लिए आते हो। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भैया अगर आप इससे बच गए ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम आपसे टैक्स लेके छोड़े आपको, तो गवर्नमेंट का मन नहीं भरा, बोला 182 दिन लगता है, ज्यादा लिख दिया लॉ में, 182 6 महीने। अब अंग्रेज पता चला 100 दिन आ जाते हैं, 150 दिन भी चले गए, तो वो तो बेचारे बिना टैक्स दे के ही चले जाएंगे। तो बोला हम दूसरा रूल चेक करेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर एक और नियम बनाएंगे आपके ऊपर। क्या रूल बनाया? बोला कि अगर आप 60 डे रहते हो, एनी पर्सन, अब बेसिकली यहां पर्सन वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एनी इंडिविजुअल बोलना चाहिए मुझे। पर्सन में तो क्या आ जाएगा आपको पता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 वाली बात आ जाएगी 6 के 7 के साथ, एनी इंडिविजुअल। एनी इंडिविजुअल एटलीस्ट 60 डेज इन करंट ईयर। मैं करंट ईयर जानबूझ के लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में करंट ईयर लिखो नहीं तो सही रहेगा, करंट ईयर की जगह पे लिखना है प्रीवियस ईयर। मैंने बताया था ना, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल के लिए टैक्स निकालेंगे। करंट ईयर इसलिए मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको पता रहे जिस साल की हम निकाल रहे हैं उस साल का। बोला अगर आप 60 दिन रह लेते हो तो आप माने जाओगे, आपने कंडीशन पूरी कर दी। तो आपको लगेगा सर जब ये 60 दिन वाली बात बोली है तो ये बना ही क्यों? बोला रुको, इसके अंदर एक और लगाते हैं, 60 दिन के साथ साथ दूसरी भी कंडीशन पूरी करनी होगी। एंड 365 days in last 4 year, 365 days in last 4 year। अब एक व्यक्ति 60 दिन आता है, तो हम उसको रेजिडेंट, यानी हम उसके बेसिक कंडीशन कंप्लीट तब मानेंगे, पहले 60 दिन और पिछले 4 साल का उसका डिटेल देखेंगे। अगर पिछले 4 साल में वो कितने दिन रह लेता है, 365 दिन, तो बोलेंगे भैया तुमने ये वाला तो नहीं पूरा किया, लेकिन इसमें फंस गए तुम। समझ में आए बात आपको? ये पूरा नहीं किया, इसके अंदर आ गए। तो हम जब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर लेते ना, हमारे दिमाग में नहीं जाने वाला चल क्या रहा है ये। समझ में आई बात आपको? मैं एडिशनल कंडीशन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इसको पहले क्लियरिफाई करूंगा। तो अगर आपने इसमें से कोई भी कंडीशन पूरी कर दी, तो आपको हम एक स्टेटस दे देंगे, आप हो गए जी रेजिडेंट। आप क्या हो गए? आप हो गए साहब रेजिडेंट। लेकिन वैसा रेजिडेंट नहीं बोलेंगे कि आपको टैक्स हम पकड़ के ले ही लेंगे, लेकिन अब हमें अपनापन लग रहा है आपके साथ कि आप भारत में रह रहे हो, भारत में काम कर रहे हो, तो टैक्स तो हम आपसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातें और भी जांच कर लेंगे, चेक कर लेंगे। उसके बाद फाइनल आपको हम पकड़ेंगे कि कितना टैक्स लेना है। अभी फिलहाल के लिए तो हम बस, अभी तो बस हम बता रहे हैं कि आप रेजिडेंट हो गए। तो रेजिडेंट के लिए आपके पास कितने कंडीशन है? 2। पहला कंडीशन कहता है कि 182 डेज रह लो। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर 182 डेज नहीं रहे तो 60 दिन करंट ईयर में और 365 दिन लास्ट के 4 साल में रहते हो तो। अब यहां पे ना कुछ एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन ये आया कि मेरे भाई कि कुछ केस के अंदर पहला ही रूल अप्लाई होगा, दूसरा होगा ही नहीं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, दूसरा होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्शन। ओनली चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशन। कुछ ऐसे सिचुएशन है जबकि चेक क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। समझे बात? बोला गया पहला, अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, मतलब आपका अस्तित्व इंडिया से है। अब इंडिया कब बना था? 1947, जब आजाद हुआ था। उसके बाद तो
पहले इंडिया बहुत बड़ा था, बोलते ना अखंड भारत, पहले इंडिया बहुत बड़ा था भाई, पाकिस्तान भी था ही नहीं, बांग्लादेश नहीं था, ये सब किसके पार्ट थे? इंडिया के पार्ट थे। तो बोला गया कि भैया इंडियन ओरिजिन का मतलब है, इंडियन ओरिजिन का मतलब कि अगर अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 का जितना भी मैं हिस्सा अगर देखूं तो सारा का सारा क्या माना जाएगा हमारा? अनडिवाइडेड इंडिया। इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अगर आप या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप माने जाओगे इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, इंडियन ओरिजिन मतलब अगर आप बॉर्न होते हो सेल्फ या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कब? अनडिवाइडेड इंडिया, यानी बिफोर 1947 में अगर इंडिया में बॉर्न होते हो, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम बोलेंगे भैया तुम्हारे लिए ये कंडीशन नहीं है, तुमसे सिर्फ यही वाली कंडीशन चेक करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडियन ओरिजिन हूं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो तो आप सभी क्या हो? इंडियन ओरिजिन हो, क्योंकि आप तो यहीं बॉर्न हुए और आपके मम्मी पापा दादा दादी पूरा हमारा तो देखा जाए तो पूर्वज जितने हैं यहीं पे चल रहे हैं, तो हम माने जाएंगे इंडियन ओरिजिन। अगर हम बाहर चले जाएं विदेश कमाने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए और फिर इंडिया में आए तो ऐसे में क्या होगा? मान लो मैं इंग्लैंड गया, वहां भी टैक्स दे दिया यार, अब मैं भारत में आ गया, यहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है, पैसा बच ही नहीं रहा कुछ भी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब तुम भारत में टैक्स तभी देना जब तुम 182 डेज भारत में रहते हो, तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम इंडियन ओरिजिन हो तो इतनी तो रिलैक्सेशन देंगे हम। दूसरा बोला गया, तीन एक्सेप्शन केस है। दूसरा बोला गया अगर आप वर्किंग वर्किंग के लिए जाते हो, एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग मैंने लिख दिया, वैसे लॉ में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउट ऑफ इंडिया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस से आउट ऑफ इंडिया जाते हो, यानी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो नौकरी के सिलसिले में और इंडियन सिटीजनशिप है आपकी, तब माना जाएगा आपके ऊपर रूल नंबर 2 नहीं लगेगा। रूल नंबर कौन सा लगाएंगे? सिर्फ 1 लगाएंगे, बात खत्म। तीसरा पर्सन बोला गया क्रू मेंबर्स। अब क्रू मेंबर क्या होता है? जो शिप होता है ना, जो शिप के ऊपर काम करते हैं ना, उसे क्रू मेंबर बोला जाता है। शिप, इंडियन शिप जो है, जो भी इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप है। अब जहाज जो होते हैं ना, देखो पानी के जो जहाज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसको एक व्यक्ति चला रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं जो चलाता है? बताओ, जो जहाज को चलाता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे कार को चलाता है ड्राइवर है, जो पानी के जहाज को चलाता है बताइए क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट कमेंट में बताइए। कैप्टन, बिल्कुल सही, कैप्टन बोलते हैं। जो हवाई जहाज को चलाता है उसको पायलट, और जो पानी के जहाज को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन। तो मैं अगर क्रू मेंबर की बात कर रहा हूं तो कैप्टन बड़ी पोस्ट है, और छोटी पोस्ट है जो कि इधर उधर रस्सी उस्सी को इधर उधर कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? हमारे क्रू मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? हमारे क्रू मेंबर। तो वो अगर कोई क्रू मेंबर है और वो इंडियन सिटीजन है, या रेजिडेंट बोल दूं मैं, रेजिडेंट शिप पे काम कर रहा हो, या मैं सिंपल लिखता हूं इंडियन शिप पे काम कर रहा हो, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन बनेगा हमारा? कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे, 2 उसके लिए बना ही नहीं। मान लो मैं एज अ क्रू मेंबर इंडियन शिप पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैं इंडिया से आता जाता रहता हूं बाहर, क्योंकि शिप के अंदर इतने टाइम लग जाते हैं, 2-2 3-3 महीने तक पहुंचने में भी लग जाते हैं कई बार, तो इंडिया से आना जाना लगा रहता है। तो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस अगर सरकार चेक करेगी, मैं इंडिया में ही बॉर्न हुआ हूं, तो मेरे रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्या चेक करेगी? अगर मैं 182 डेज इंडिया में रहता हूं तो मैं रेजिडेंट होऊंगा, अगर मैं 180 डेज नहीं रहता तो मैं क्या होऊंगा? नॉन रेजिडेंट। यानी या तो आप रेजिडेंट होगे, या आपने अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप क्या होगे पता है? नॉन रेजिडेंट। क्या हो गया आप? 3 एक्सेप्शन केस है, एक और है एक्सेप्शन केस, लेकिन वो अजम्पशंस है, अज्यूम किया जाता है, हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको बताऊं इंडियन ओरिजिन,
अब इंडियन ओरिजिन का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, अभी भी मैंने बताया था। अब ये देखो, इसके दादा दादी भारत के हैं, तो ऑब्वियस बात है दादा दादी होंगे तो 1947 से पहले होंगे, तो ये इंडियन ओरिजिन है। लेकिन अभी सिटीजनशिप कहां की मिली हुई है इसको? यूएस की। लेकिन है क्या, अगर ये भारत आता है ना, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम पता है कितना चेक करेंगे। अब ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसके दादा दादी थोड़ी ना भारत में पैदा हुए थे। तो अब ये जब भारत घूमने आता है तो इसके ऊपर पहले हम 182 डेज वाला रूल लगाएंगे, बोलेंगे बच गया, रुक जा, अभी तेरे ऊपर 60 एंड 365 वाला रूल लगाएंगे। अगर ये दोनों से ये बच गया, तब बोलेंगे चल यार तू नॉन रेजिडेंट है। लेकिन ये अगर पहले रूल से बच गया तो बोलेंगे जा तू नॉन ही रेजिडेंट है। यानी हम रेजिडेंट से टैक्स रिसीव करने वाले हैं, ना कि नॉन रेजिडेंट से। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? पहले बताया भी, ये दोनों भाई अब इंडिया छोड़ के चले गए हैं, हमारे सरकार इन्हें लेके नहीं आ पाए और ला भी नहीं सकते, रूल ही नहीं है कि ले आ पाए। वो अलग बात है कि काफी लोगों को बोल दिया जाता है कि आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आएंगे, सारे पैसे आएंगे, तो वो सिर्फ कुछ नहीं है, नहीं आएंगे वो। तो ये हमारे इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, तब हमें क्लियरिटी मिलेगा 182 डेज हाउ टू कैलकुलेट। अब एक चीज और भी बता दूं, अब 182 डेज जो बोला है ना, कैसे, क्या हम दिल्ली में रहेंगे, क्या हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, क्या हम मध्य प्रदेश में रहेंगे, क्या हम उड़ीसा में रहेंगे? तो कहने का मतलब है भैया आप कहीं भी यहां पे घूमते रहो, अगर आप भारत के अंदर घूम रहे हो ना, तो माना जाएगा आपका इसी के यहीं पे रह रहे हो। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह 182 डेज रहना है, आप घूमते रहो, हम हर दिन को कैलकुलेट करके 182 डेज मान लेंगे। अब सर कई बार तो ऐसा होगा वो इंडिया से बाहर गया, तो जिस दिन इंडिया से बाहर गया वो इंडिया में ही माना जाएगा। जिस दिन इंडिया से बाहर गया वो क्या माना जाएगा? इंडिया में ही माना जाएगा। और जिस दिन वो भारत के अंदर आया, भले ही वो भारत के अंदर कब आया, रात को 11:59 पे आया, तो मान लिया जाएगा अगर ये 5 तारीख 5/7/2025 को 11:59 पे आ रहा है, तो मैं मान लूंगा 5 तारीख को पूरे दिन भारत में ही था वो, ये माना जाएगा। रहा तो 1 मिनट है ना, तो हम मानेंगे क्या? पूरे दिन 24 घंटे। यानी जिस दिन इंडिया को छोड़ेगा वो माना जाएगा वो इंडिया में ही था, और जिस दिन इंडिया में आएगा ये भी माना जाएगा कि वो कहां है? इंडिया में ही है। और इंडिया में कहां रुकना है? एक ही प्लेस पे रुकना है आपको। अब कई बार हो सकता है पहले आया, जनवरी में आया, 10 दिन हैप्पी न्यू ईयर मना के चला गया वापस, हो सकता है ना। फिर आया कुछ दिनों बाद, फेब में आया, और फेब में फिर चला गया कुछ दिनों के बाद, फिर मार्च में आया, होली खेल के फिर चला गया। ऐसे करते हैं ना गांव में, जब जैसे काम करते हैं, जो भी फेस्टिवल होता है गांव जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं काम करने, तो यही कर रहा है। तो अगर ऐसा चल रहा है तो जितने दिन आएगा सबको दिन काउंट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर रूल लगाएंगे। हाँ, सारा मान लेते हैं कि 10 दिन रहा यहाँ पे, और 10 दिन रहा फिर फेब के मंथ में, फिर रहा इसके अंदर 20-25 दिन यहाँ पे रह लिया, या होली में फिर दिवाली में आ गया, तो भाई सारे दिन को काउंट करके फिर पता करेंगे तुम्हारा 182 डेज वाला और 60 डेज वाला जो भी निकालना है हमें। समझ में आई बात आपको? तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहां तक, क्या यहां तक सबसे पहले मैं एक बार 1 साल, हम हर साल आपका चेक करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। एक चलिए सवाल देखते हैं, फिर मैं आपको फिर रिपीट करवाऊंगा ये क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक सिटीजन है ऑफ यूएसए, मतलब भारत का तो है ही नहीं, टेंशन ही खत्म, सिटीजन यूएसए का है, तो आप मान के चलो इसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? दोनों लगाएंगे, ठीक है ना, 60 वाला भी और 182 डेज। अगर बोलता है ये इंडियन है तो फिर एक ही लगाते हैं। हैज स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1992, 1992 से इंडिया आ रहा है। यूएसए का पर्सन एक है जो भारत 1992 से आ रहा है। ही लीव इंडिया, स्टेइंग इंडिया कहता है कि ही हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया, 1992 से लेके आज तक भारत में था, वो गया नहीं, यहां आया यहीं रह गया, लेकिन अब वो इंडिया छोड़कर जा रहा है 16/7/2024 को, बोलता है भाई मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। ऑन अ विजिट टू यूएसए, और यूएसए गया और रिटर्न ऑन, फिर भाई भारत वापस आ गया, यूएसए में इसको मजा नहीं आया, फिर वापस आ गया 4/1 को। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है आपको।
क्या करना है इसका, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कौन से साल का करना है, 24-25। तो पहले दिन लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। मैं लिख लेता हूं भाई 24-25 में सबसे पहले क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यही होंगे ना एक साल। तो हमें तो हर साल का चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि जीवन में पूरे जीवन का मिला लिया 182 दिन और पकड़ लिया, ऐसे तो हर कोई बन जाएगा भाई। तो हम सिर्फ एक साल का, हर साल अगले साल फिर चेक करेंगे वो। अब देखते हैं, अगर मैं इसका पूरा जो करंट ईयर का कैलेंडर है वो अगर मैं बनाऊं, तो 1/4/2024 और एंड होगा 31/3/2025। ठीक है, चेक करते हैं। वो 1992 से इंडिया में ही था। यानी अगर मैं बात करूं, 24-25 है ना, तो 23 और 24, 22 और 23, 21 और 22, 20 और 21, सो ऑन 1992 तक वो भारत में ही है, वो इंडिया छोड़ के गया ही नहीं, वो इंडिया में रह रहा है। गया सिर्फ इस साल घूमने के लिए। तो हमें हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो इस साल का अगर निकालते हैं तो गया कब छोड़ के, वो 16/7। तो मान लेते हैं कुछ यहां पे गया, वो कब, 16/7 को 2024 में इंडिया से छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब भाई अप्रैल में कहां था वो, और फिर वापसी कब आया, वापसी आया 4/1/2025 में वापस आ गया। तो ये वाला जो टाइम दिख रहा है ना आपको, ये वाला टाइम, इस टाइम में वो कहां है, और इस टाइम में कहां है वो, और इस टाइम में भी कहां है, इंडिया में। तो इन सभी टाइम के डेज को निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे और हम अपना कैलकुलेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले तो पहला बेसिक रूल चेक करना होगा आपको। ये क्योंकि इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन नहीं है, दैट्स वाई इसके ऊपर दोनों रूल टेस्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले भाई अप्रैल, अप्रैल की बात करते हैं। तो अप्रैल में तो 30 दिन यही था, है ना। मई में कितने दिन होते हैं, 31 यही था। जून में भी यही था। और जुलाई में कब गया ये, 16 तारीख को। तो हम ये मानेंगे 16 दिन यहीं पे था। जिस दिन जाएगा वो दिन भी कहां का माना जाएगा, इंडिया का ही माना जाएगा, है ना। वेरी वेरी सिंपल, कि वो दिन भी कहां का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। इसके बाद अगस्त में है ही नहीं भाई, अगस्त में तो बाहर ही है। सितंबर में बाहर, अक्टूबर में बाहर, नवंबर में बाहर, दिसंबर में बाहर। फिर कब आए घूम फिर के वो, 4 को। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से मान लेते हैं कि वो 4 तारीख को आया, तो अगर हम काउंट करें तो क्या बनेगा हमारा, कितने कितने दिन, 28 दिन। क्योंकि आप 4 तारीख को भी इंडिया में मानोगे, तो 31 में से कितने घटा दो, 3 ही तो घटाओगे आप। तो कितने दिन, 28 डेज। यहाँ फैब का भी ध्यान रखना, कई बार 29 आता है, कई बार 28 आता है। अब फैब के अंदर भी इंडिया में था। अब चेक करोगे भाई कौन सा साल है, 2025। 25 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 28 दिन ही होंगे इंडिया में, और यहाँ पे 31 दिन। अब सारे डेज को काउंट करते हैं हम, यहाँ भी टोटल कर लेते हैं और यहाँ तक टोटल कर लेते हैं हम। कितने बन गए, 195। 30, 31, 30, 16, 28, 28, 194, 194 दिन। तो भाई इसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर पूरा कर दिया तो दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो बोलेंगे भाई कहाँ है, ए नाम है ना, ए आप क्या हो, रेजिडेंट हो, आप क्या हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हम पेपर में कैसे करेंगे ऐसे सवाल को, है ना। करेंगे कैसे, ऐसे कैलकुलेशन करके लिख देंगे, नहीं। इसका मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा। पहले तो आप ये तो डिटरमाइन करना सीख लो कि ये है क्या। जब ये सीख जाओगे तो मैं लिखना भी बता दूंगा कि कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। समझ में आई बात आपको, क्योंकि अभी मैं लिखने पे फोकस करूंगा, पता चला आ तो है नहीं और मैंने लिखना सिखा दिया, कि क्या फायदा उसका लिखने का।
यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। यानी मैं वेरी सिंपल बताऊं तो हमारे बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, एक है हमारा बेसिक कंडीशन 1, एक है बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहता है कि भैया 182 डेज अगर ड्यूरिंग द ईयर इंडिया में रहते हो तो आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंस। और बेसिक कंडीशन 2 कहता है कि आपको 60 डेज रहना है कहां पे, इंडिया में ड्यूरिंग द ईयर, और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहते हो तो आप क्या माने जाओगे, रेजिडेंट। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं किया जाएगा, सिर्फ कौन सा कंडीशन चेक किया जाएगा, बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर आप इंडिया में रहते हो कितने दिन, 182 डेज। कौन से 3 कंडीशन है, अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, सेकंड नंबर आप अगर क्रू मेंबर हो, थर्ड नंबर अगर आप इंडिया से एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो, तब आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 चेक किया जाएगा, 2 के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी आपके लिए। चलिए यहां तक समझ में आया, क्लियर है। तो अब मैंने एक सवाल करा जिसके अंदर बेसिक कंडीशन 1 पूरा कर दिया तो मैं 2 के बारे में सोचूंगा ही नहीं, हालांकि ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी पूरा कर देता, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। पहले अभी हम कैलकुलेशन का पार्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं क्या कहता है। इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन राजगोपाल है, हु रेजिडेंट इन जयपुर, जो कि जयपुर रहता है, वेंट टू जर्मनी, जर्मनी गया भाई, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो अब एम्प्लॉयमेंट भी आपको हिंट दे दिया और इंडियन सिटीजन भी दे दिया। जब एम्प्लॉयमेंट हिंट दे दिया, अब जरूरी नहीं है कि इंडियन जो सिटीजन है वो इंडियन ओरिजिन हो, क्योंकि कहा गया कि आप या आपके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी 1947 से पहले भारत में पैदा हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, तब इंडियन ओरिजिन हो गए। पता चला फॉरेनर है, उसके नाना नानी दादा दादी सब वहीं पैदा हुए, आप बस यहां आके पैदा हो गए, तो आप इंडियन ओरिजिन नहीं हो, आपके ऊपर तो दोनों रूल लगाएंगे। कहता है 15/8/2024 को ये जर्मनी पहली बार गया, एंड कम्स बैक टू इंडिया, इंडिया वापस आया 10/11 को। ही हैज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट, कभी वो भारत से बाहर गया ही नहीं बेचारा, ये पहली बार जर्मनी गया वापस आ गया। कहता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री राजगोपाल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। विल योर आंसर इज डिफरेंट इफ हिज हैड गॉन ऑन, आपका मतलब लेक्सियो ट्रिप के हिसाब से गया है, तो क्या आंसर आपका मतलब कि डिफरेंट होगा। तो आंसर अभी पहले कर लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फिर मैं इस वाले पार्ट पे आ जाऊंगा। अगेन हमें फिर से सारा का सारा टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, जब बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर आप वैसे ही कर लोगे, अभी तो हम लिखेंगे ही। मैं अब फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट लिख दूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। समझ में आ जाएगा। अब इसका टाइमलाइन बना लेते हैं एक, किस साल का निकालना है भैया, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर दे रखा है हमें 25-26, तो आपको बताया था जब असेसमेंट ईयर दे तो हमें उस साल का तो निकालना ही नहीं है, उससे पहले का। अब ये भाई भारत से छोड़ के जा रहा है, कब जा रहा है भाई भारत छोड़ के, 15/8 को, 15/8/2024 को ये इंडिया से बाहर चला गया और वापस आया भाई। ये कब आया वापस, 10/11/2025, यानी इसके बाद, ये साल के बाद आया कहीं, 10/11/2025। इस साल में तो वापस नहीं आया है, कब आया है, इस साल के बाद ही आया ना ये तो अब ये इंडिया में जो रहा वो सिर्फ कहां से कहां तक रहा, यहां तक, और इसके बाहर तो ये तो चला ही गया, चला ही गया, चला ही गया, चला ही गया, तो इस साल तो वापस ही नहीं आया। आया इस साल के बाद, तो हम वापस इस साल के बाद आए तो उसका क्या करें, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस तो यहीं तक का निकालना है, समझे बात। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस 31 मार्च तक ही चेक करना है। तो हम चेक करते हैं भैया, अप्रैल में तो तुम थे यहाँ पे, मई में भी तुम यहीं पे थे, और जून में भी तुम यहीं पे थे, जुलाई, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, जून में भी तुम यहीं पे थे, जुलाई में भी तुम यहीं पे थे, अगस्त में कितने दिन थे, 15 दिन, चेक करते हैं। और अब सितंबर में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0,
यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो कितने दिन हो गए? 137 बन रहे हैं। चेक करो कितने दिन हो गए? 137। पहला कंडीशन चेक किया, जो 182 डेज वाला था, इसने सेटिस्फाइड नहीं किया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सेकंड कंडीशन की तरफ फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए, आप मुझे बताइए, क्या हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे या अथवा नहीं करेंगे? आप बताइए जल्दी। मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखवाए हैं और आपको याद अगर थोड़ा बहुत भी है तो आप बता पाओगे। विवेक का कहना है नो, पीयूष का कहना है नो, नो सर नहीं करेंगे। रिया का कहना है, आदित्य रस्तोगी का कहना है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सेकंड कंडीशन? सर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाएगा तो ओनली वी विल बी चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशन, नॉट सेकंड कंडीशन। तो हमारे इसके लिए सेकंड कंडीशन अवेलेबल है ही नहीं। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आया? यहां क्या बोला गया? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। क्या बोला गया? इंडिया से बाहर किस लिए जाओगे? अब ये किस लिए गया है? यहां पे लेजर करवाने के लिए, है ना? ठीक है, किस लिए गया है? लेजर ट्रिप के लिए। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया? सेकंड वाले पॉइंट, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वाला पॉइंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मस्ती के लिए गया है ये तो यहां पे अब हम आपका बेसिक कंडीशन 1 चेक करेंगे और नहीं हुआ तो 2 भी चेक करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां मैंने वर्ड लगा दिया था, इसलिए किस लिए? एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया। पहले वाले केस में क्लियर किया था कि ये गया है एम्प्लॉयमेंट, और दूसरे वाले में बोल दिया कि नहीं गया। तो भैया सेकंड केस के अंदर ये गया है फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? अपने किसी दूसरे काम से, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, किसी भी काम से मान लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट बेसिक कंडीशन से भैया बच गए, लेकिन अब आपके ऊपर अब दूसरा भी चेक करेंगे सेकंड केस में। और दूसरा क्या कहता है? करंट ईयर में कितने दिन? 60। तो करंट ईयर में 60 रह गया। और फिर पिछले 4 साल में कितने दिन? तो पिछले 4 साल के पूरी जिंदगी भारत में ही था ये। अगर मैं बात करूं इसका, इससे पिछला साल अगर मैं लेके जाऊं तो 2023, 24, 22, 23, 21, 22 और 20, 21, 4 साल। यहां तो 365 दिन रहा, यहां भी 365 दिन रहा, मतलब पूरे पूरे रह रहे हैं। तो करंट ईयर में 60 डेज भी कर रहा है ये, और एंड इसके साथ साथ लास्ट 4 ईयर में 365 दिन से भी ज्यादा कर रहा है ये। तो क्या सेकंड बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया इसने? अब रेजिडेंट हो गया। अब क्या हो गया ये? समझ में आई बात आपको? क्या डिफरेंस था? तो पहले वाले केस के अंदर वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, और दूसरे वाले केस के अंदर क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए यहां तक। इसका ओरिजिन इंडिया है सेकंड, क्योंकि चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन डाउट आया कि सर इसका ये तो इंडियन ओरिजिन है, तो इसका हम सेकंड क्यों चेक करें? कहां लिखा है भाई इंडियन ओरिजिन है? क्या पूरे सवाल में लिखा है कि इंडियन ओरिजिन है? मैंने क्या कहा? भारत का सिटीजन हो जाने से आप इंडियन ओरिजिन नहीं होगे। जब क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि भाई मैं इंडियन ओरिजिन हूं, तभी आपको इंडियन ओरिजिन मानना है। अगर वो बोले मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो मैं बोलूंगा दोनों चेक करूंगा भाई। अगर आप अपने दादा दादी का आधार कार्ड लेके आते हो, तब बोलूंगा चलो ठीक है आप इंडियन ओरिजिन हो, और अब आपके ऊपर दोनों नहीं सिर्फ एक चेक करूंगा। और एक्सेप्शन में दूसरा क्या था? आप जाते हो किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो पहले केस के अंदर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया था, क्वेश्चन में लिखा था, तो इसलिए हमने फर्स्ट बेसिक। और थर्ड क्रू मेंबर वाली तो कोई बात है ही नहीं जो कि हम इस पे चेक करेंगे। सर जो भी हमेशा है यही था, तो क्यों शो करेगा 4 ईयर का रिकॉर्ड? अब देखो एक बच्चे का है कि ये क्यों शो करेगा अपना 4 ईयर का रिकॉर्ड। हमारे देश के अंदर दो कानून है।
एक है क्रिमिनल लॉ और एक है इनकम टैक्स का। अब क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको संजय दत्त केस, संजय दत्त का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, संजय दत्त डाडा केस था एक। डाडा केस क्या होता है, अपने घर पे आप कोई जैसे गन AK-47 वगैरह रखते हो तो उस पर डाडा केस, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उनको पनिशमेंट माना गया था कि भाई तुम भी इसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। अब संजय दत्त बोल रहा है भाई मैं इन्वॉल्व नहीं था। कोर्ट कह रही है कि आप, और जो दूसरे, अब दो तरीके के होते हैं, अब जैसे कि संजय दत्त और उसके साथ उसका एडवोकेट उसके सपोर्ट में बोलेगा, और एक गवर्नमेंट का एडवोकेट है जो पुलिस इंस्पेक्टर का है, चाहे पुलिस वाले हैं उनका एडवोकेट है। उसके एडवोकेट वालों ने बोला कि भाई संजय दत्त नहीं था। संजय दत्त से जब जज साहब ने पूछा कि हुआ क्या, तो बोला जज साहब मैं अपने गार्डन में बैठा था और पता नहीं किसी ने बाहर से बंदूक फेंक दी, और जब जैसे ही मैंने बंदूक को उठाया और मैं बाहर जा ही रहा था कि ये किसने क्या फेंका, इतने में पुलिस वाले आ गए और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर आरोपी हो। तो जज ने बोला आप बिल्कुल निर्दोष हो। कौन बोलता है कि आप आरोपी हो? बोला ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। तो पुलिस वालों को बोला तुम प्रूफ करो। तो इसलिए केस इतना लंबा चला, पुलिस वालों को प्रूफ करने में इतने समय लग गए कि उसको जेल में जाने के लिए काफी टाइम लगा, बहुत दिनों बाद सजा हुई। पता नहीं कब, मेरे ख्याल 1994 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सजा अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले हुई, कुछ साल पहले मतलब। और इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है, अगर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं तुम चोर हो, तुमने टैक्स चुराया है, तो जज बोलते हैं तुम चोर हो और तुमने टैक्स चुराया, तुम प्रूफ करो कि तुम चोर नहीं हो। समझ में आई बात आपको? यानी दो लॉ है। एक लॉ के अंदर जज सामने वाले का, अगर क्राइम केस के अंदर जाओगे ना, तो जज सामने वाले को इनोसेंट मानता है, जो इल्जाम लगा रहा है उसको प्रूफ करना है कि भैया वो वाकई में विक्टिम है या फिर नहीं है। और जो हमारा इनकम टैक्स का कानून कहता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो विक्टिम है, तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम नहीं हो, तुम डॉक्यूमेंट लेके आओ भाई, हमने तो बोल दिया है कि तुम पिछले 4 सालों में। तो इसलिए जो ये रिकॉर्ड्स है, कई बार मन में लगता है यार हम तो नहीं बताएंगे कि हम पिछले 4 सालों में तो हम भारत में ही थे, कैसे पता करेगा? वो बोल देगा तुम नहीं थे, जाओ डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब अपने सारे, आप वोटर दिए, आपने कब वोट दिया, कब दिया, कहीं बिजली का बिल, पानी का बिल क्या करा नहीं करा, सारी डिटेल वो मंगवा लेंगे। अगर आपने दिखा दिया तो ओके है, नहीं दिखाया तो आप चुपचाप टैक्स दे दीजिए। क्लियर है? अब मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊं इसमें, इसके अंदर फर्स्ट केस में ये आर बनेगा रेजिडेंट, और सेकंड केस, सॉरी, फर्स्ट केस में ये नॉन रेजिडेंट बनेगा, NR बोल रहा हूं, और ये बनेगा रेजिडेंट। सिंपल सी कहानी है। पहले केस में क्योंकि मान रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो हमने माना एम्प्लॉयमेंट पर्पस गया, तो फिर भैया एक्सेप्शन केस लग रहा है, रूल नंबर 1 चेक करेंगे। तो रूल नंबर 1 चेक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 137 डेज हो रहा था, तो इसका मतलब हमने भैया पहला केस चेक कर लिया, सेकंड इसकी जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट हो गया। दूसरा केस ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि अगर इस सिचुएशन ऐसा हो कि इंडिया से बाहर वो किसी लेजर ट्रिप के लिए जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करा गया कि भैया आप जो हो, आपके ऊपर फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक किया नहीं हुआ, आपके ऊपर हम सेकंड भी चेक करेंगे, तो सेकंड चेक करने से तो मुझे लग रहा है कि आपका हो गया है, तो आपका स्टेटस क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। क्लियर है? रेजिडेंट हो गया।